भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के दिल पचमढ़ी में छुपी एक ऐसी जगह जहां हर साल श्रावण महीने में लाखों लोग नंगे पांव कठिन जंगलों से गुजरते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए। इस यात्रा को कहते हैं नागद्वारी यात्रा और कहते हैं यहाँ शिव जी स्वयं नागों के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर नाग देवता नागराज पद्मशेष महाराज को समर्पित है और हर साल में केवल 10 दिन के लिए आमतौर पर सावन माह में नागपंचमी के अवसर पर दर्शन के लिए खुलता है। और क्या आपने कभी ऐसी गुफा देखी है जहाँ आज भी लोगों को नाग देवता दिखाई देते हैं? और ये यात्रा 40 से 45 किलोमीटर तक चलती है। लेकिन ये बस एक सफर नहीं, ये एक आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा है। मैं हूँ मुकुल, तो चलिए शुरू करते हैं रोमांचक और अद्भुत यात्रा को। हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप नागद्वारी यात्रा के लिए पचमढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है ट्रेन। हालांकि पचमढ़ी में खुद का रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन इसके सबसे नजदीक स्टेशन है पिपरिया में, जो कि पचमढ़ी से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर है। पिपरिया एक मेजर रेल हेड है जहां पर हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। पिपरिया स्टेशन से आपको पचमढ़ी के लिए आसानी से शेयर जीप, बसेस या प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, जो लगभग 1.5 घंटे में आपको हिल स्टेशन तक ले आती हैं। टैक्सी और बस का किराया 70 से 100 रुपए होता है और अगर आप प्राइवेट टैक्सी कर रहे हो तो उसका चार्ज होगा 2500 रुपए। पचमढ़ी पहुंचने के बाद ही ये रहस्यमय यात्रा की असली शुरुआत होती है। नागलोक की चमत्कारी यात्रा। हमने अपनी स्कूटी और बाइक निकाली और निकल पड़े पचमढ़ी के घने जंगलों की तरफ। और अब हम एंटर कर चुके हैं सतपुरा के घने और रहस्यमय जंगलों में। ये वही जंगल हैं जहां हर कदम पर आपको वाइल्ड लाइफ का असली रूप देखने को मिलता है। कभी कभी जंगलों के बड़े जानवर भी रोड पर मिल जाते हैं। शेर और हिरन यहाँ रोड तक आ जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं मटकुली, जो एक छोटा सा लेकिन काफी इम्पोर्टेंट गाँव है पचमढ़ी के रास्ते में। यहीं से असली जंगल का सफर शुरू होता है। अगर आप यहाँ आए तो मटकुली के बरबटी बड़े जरूर ट्राई करना। इतने क्रिस्प और स्पाइसी कि एक बार खाओगे तो याद रहेगा। लोकल लोग भी इसे बड़े प्यार से बनाते हैं। मटकुली के बरबटी बड़े खाने के बाद अब हम फिर से निकल चुके हैं अपने सफर की तरफ। और क्या ही कमाल के नजारे मिल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। घुमावदार रोड, खूबसूरत मौसम, दोनों तरफ घना जंगल। और इसी सफर के बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे ले गया एक हिडन वाटरफॉल की तरफ, जो जंगल के अंदर छुपा हुआ एक हिडन पॉइंट है। पानी की आवाज, ठंडी हवा और नेचर के बीच एक अलग ही शांति का एहसास होता है। कई लोग रुककर यहाँ नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने इस जगह का गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप भी पचमढ़ी आओ तो ये जगह मिस मत करना। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक और मनमोहक नजारा हमारे सामने था। एक सुंदर सी झील जिसमें हजारों कमल के फूल खिले हुए थे। इतनी शांति और इतना सुकून कि लगता है जैसे प्रकृति खुद श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हो। पानी में तैरते कमल, हल्की धूप और आसपास की हरियाली, सब कुछ बहुत ही मनमोहक लगता है। और यही तो खासियत है नागद्वारी यात्रा की। पचमढ़ी जाते समय आपको रास्ते भर ऐसे ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते रहते हैं। और अब हम फिर से निकल पड़े हैं अपने सफर की तरफ। और पचमढ़ी से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही ये जबरदस्त जाम देखने को मिल गया। ये भीड़ और जाम पचमढ़ी में हर साल लगता है, खासकर श्रावण के महीने में। लेकिन एक फायदा था, हमारे पास थी अपनी स्कूटी और बाइक, जिनकी वजह से हम लोग इजीली भीड़ भरे जाम से निकलकर आ गए। और दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए पचमढ़ी कैंट एरिया में। और क्या ही भीड़ है यहाँ, हजारों लोग, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। हर कोई बस एक ही मकसद के साथ आया है, महादेव के दर्शन। हमने अपनी बाइक्स यही पार्किंग एरिया में लगा दी, क्योंकि इसके आगे पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं होता। इसके बाद का सफर आपको लोकल टैक्सी से करना होता है। यहाँ से जिप्सी या बोलेरो ले सकते हो। जिप्सी का चार्ज होता है 100 रुपए पर पर्सन और बोलेरो का 50 रुपए। ये टैक्सी आपको पचमढ़ी से ले जाती है सीधा धूपगढ़ पॉइंट तक, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और वहीं से नागद्वारी की असली यात्रा शुरू होती है। अगर आप यात्रा से एक दिन पहले या बाद में रुकना चाहते हो तो पचमढ़ी में होटल्स
टिकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यात्रा के टाइम पे प्राइसेस काफी हाई हो जाते हैं। एक सिंपल रूम भी 5 से 10 हजार तक में मिलता है, इसीलिए अगर होटल में रुकना है तो एडवांस बुकिंग कर लेना बेटर रहेगा। लगभग 20 मिनट की राइड के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं धूपगढ़ एरिया में, जहां से नागद्वारी की पद यात्रा की असली शुरुआत होती है। और अब यहाँ से रास्ते कुछ अलग ही रूप ले लेते हैं और हर हर महादेव की गूंज के साथ भक्तों का जोश देखने लायक है। आप मेरे दोस्तों के चेहरे पे भी वो एक्साइटमेंट देख सकते हो। और ये देखिए, यहीं से होती है नागद्वारी पिलग्रिम ट्रैक की ऑफिशियल शुरुआत। पहली पायरी, पहला आशीर्वाद और एक बिस्बास की राह। यहाँ एक पुरानी दीवार पर डिटेल मैप भी बना हुआ है, जिसमें पूरी यात्रा का रूट और मुख्य स्थानों का जिक्र है। इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, मतलब टोटल 24 किलोमीटर पैदल चलना है, जो आपको घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और कई पौराणिक स्थल के बीच से लेकर जाते हैं। और ये देखिए, ये है मेरे वो दोस्तों की टीम जो मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए हैं। अब रास्ते धीरे धीरे कठिन और स्लिपरी होते जा रहे हैं, चढ़ाई भी बढ़ गई है और पत्थर भी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं भजियागिरी। नाम से ही समझ आता है कि ये जगह किसी चीज के लिए मशहूर है। यहाँ का ट्रेडिशनल भजिया, पूरा एरिया एक अलग ही वाइब में होता है, क्योंकि हर तरफ भजिया की खुशबू, गरम ऑयल में तलते हुए साउंड्स और भक्तों की चहल पहल। यहाँ आपको हंड्रेड्स ऑफ छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ हर कोई अपनी स्टाइल में भजिया बेच रहा है। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और 30 रुपए देकर ले लिए एक प्लेट भजिया। और ऐसे मौसम में, ऐसे पहाड़ों में अगर गर्मा गर्म भजिया मिल जाए तो आत्मा भी तृप्त हो जाती है। थोड़ा ही आगे जाने पर मिलता है ये भक्तों का संगम, जहां आपको लोग नगाड़े की आवाज पर नाचते हुए मिलेंगे। भक्ति में डूबे लोग झूमते हुए नगाड़ों की तान पर, एक ऐसी एनर्जी जिसको महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। और ये है काला झाड़, जिसे कहा जाता है पद्मशेष का प्रथम द्वार। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको लेफ्ट वाले रास्ते पर ही जाना होता है। भजियागिरी से काजरी का डिस्टेंस करीब 8 किलोमीटर का है। काजरी जहाँ छुपी है एक रहस्यों से भरी गुफा, जिसे देखने के लिए लोग अपनी सारी तकलीफ भूल जाते हैं। लेकिन अब यात्रा का सबसे मुश्किल समय शुरू होता है। यहाँ से रास्ते काफी कठिन हो जाते हैं, मतलब सिर्फ उतार ही उतार। इसीलिए दोस्तों संभल कर चलना जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लकड़ी का डंडा या ट्रैकिंग स्टिक अपने साथ जरूर रखें। कंफर्टेबल शूज हैं तो और भी अच्छा है। ग्रिप जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ रास्ते में आपको गपाई गपाई बोलते बहुत लोग मिलेंगे। ये लोकल लोग होते हैं जो अपनी देसी दारू बेचते हैं। साथ ही जब लाइन में भीड़ होती है तो लोग आगे निकलने के लिए भगत कहकर साइड मांगते हैं, तो इसे सुनकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का सामना जहरीले सांपों से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और अब जो आपको ये पीले पन्नी से बने टेंट दिखाई दे रहे हैं, बस यही है काजरी, इस पवित्र यात्रा का एक अहम पड़ाव। ऊपर से देखने में ये यात्रा शायद आसान लगे, लेकिन जो इन पथरीले फिसलन भरे रास्तों से गुजरता है वही असली संघर्ष जानता है। पर कहते हैं ना, जब महादेव साथ हों तो हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। हर हर महादेव के नारों के साथ हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं काजरी। यहाँ रुकने की काफी अच्छी व्यवस्था है। लोग पीले पॉलीथीन से तंबू बना रखे हैं, जहाँ आप बस 100 रुपए देकर रात बिता सकते हैं। खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं। हर जगह आपको भंडारे मिल जाएंगे, जहाँ श्रद्धालुओं की सेवा भी होती रहती है। कजरी नदी को पार करते समय जब मेरे जूते भीगने लगे तो मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे अपने ऊपर बिठाकर मेरी मदद की। और बस यही है इस यात्रा की खूबसूरती। हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई अनजान भक्त मुस्कुराता, नाचता और भोले बाबा के गीतों पर झूमता मिल ही जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं श्रवणशेष, जहां भक्त आशीर्वाद लेकर अपनी अगली चढ़ाई की ओर निकलते हैं। यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही होती है, जैसे भोलेनाथ हर थके हुए कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, थोड़ा और चलो, मंजिल करीब है। यात्रा के दौरान आपको हर जगह लोग बार बार कपूर जलाते दिखेंगे, क्योंकि माना जाता है कि कपूर की लौ से नकारात्मकता दूर होती है और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। और अगर आपको चाय के बिना यात्रा मुश्किल लगती है तो चिंता मत करिए, यहाँ हर थोड़ी दूर पर फ्री चाय की व्यवस्था मिल जाती है। गणेश जी का आशीर्वाद मिलते ही
अंदर से एक अलग ही हिम्मत आ गई। और अब रास्ते भी कठिन हो गए थे, लेकिन सच्चा भक्त कब रुकता है। ये पथरीले और फिसलन वाले रास्ते पर जब चलना मुश्किल हुआ तो सरकार ने भक्तों के लिए लोहे की सीढ़ियां लगवा दी, जिससे हम थोड़ा आसानी से चढ़ सकते हैं। और अब हम आ गए हैं उस रहस्यमय गुफा के सामने, पद्मशेष मुख्य दर्शन स्थल। यही वो पवित्र स्थान है जहां तक लोग बिना चप्पल जूते के सिर्फ श्रद्धा के बल पर कई किलोमीटर ट्रैक करके चले आते हैं। क्योंकि लाइन काफी लंबी है और दर्शन में थोड़ा वक्त लगेगा, तो चलिए जब तक मैं आपको सुनाता हूँ इस रहस्य भरी गुफा की कहानी। सदियों पुराना है नागद्वारी यात्रा का इतिहास। नागद्वारी मंदिर के मुख्य पुजारी उमाकांत जड़े जी के अनुसार भगवान महादेव जब भस्मासुर से अपनी रक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने अपने गले के नाग को यहीं इस पवित्र स्थल पर छोड़ दिया था। तब से ये स्थल पद्मशेष का स्थायी निवास बन गया और माना जाता है कि यहीं से नागलोक का रास्ता भी जाता है। और एक और विशेष मान्यता भी जुड़ी है नागपंचमी के दिन काजल चढ़ाने की। इस दिन यहाँ नाग देवता को काजल चढ़ाया जाता है, एक मन्नत के रूप में, खासकर उन लोगों के लिए जो नजर दोष, संतान शोक या किसी भी तकलीफ से मुक्ति चाहते हैं। लाइन में खड़े होते हुए करीब 3 घंटे हो चुके हैं। मंदिर के बिल्कुल पास ही बड़े सुंदर भंडारे का आयोजन है, जहां आप लाइन में खड़े खड़े भी प्रसादी भोजन प्राप्त कर सकते हो। जलेबी, पूरी, सब्जी, चावल, सब कुछ इतना भक्ति और प्रेम से दिया जा रहा है कि ये भी एक अलग अनुभव बन जाता है। और फिर 4 घंटे के इंतजार के बाद हम अंत में उस रहस्यमय गुफा के सामने खड़े थे, जिसके अंदर नाग देवता के दर्शन होते हैं। ये एक बहुत ही सक्रिय गुफा है, एक बार में एक ही भक्त दर्शन कर सकता है। शायद इसीलिए यहाँ दर्शन में समय लगता है। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, नागराज के दर्शन हुए, तो लगता है पूरी यात्रा की थकान पल भर में चली गई। गुफा से बाहर आते ही मिलते हैं और भी अद्भुत दृश्य, और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं, और यहाँ 12 शिवलिंग भी स्थापित हैं। गुफा से बाहर आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको एक और पवित्र स्थान मिलेगा, चंदनशेष गुफा, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। तो इस गुफा में भी आप एक बार जरूर आना। इसी गुफा के बाहर इडली सांभर का प्रसादम मिल रहा था, बिल्कुल फ्री, लेकिन स्वाद ऐसा कि मन खुश हो जाए। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, अगर आप कहीं भी यात्रा पर जाएं तो बिना दान दिए कुछ भी प्रसादम ना खाएं। और दोस्तों, इसी के साथ मेरी नागद्वारी की पवित्र यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें टोटल टाइम कितना लगा इस यात्रा को पैदल कवर करने में। हम सुबह 9 बजे निकले थे और लौटते लौटते हमें करीब 8 बज गए थे, तो लगभग हमें पूरा दिन लग गया इस यात्रा में। आप भी कुछ इस टाइप से एक दिन की ट्रिप बना सकते हो। यहाँ और भी प्राचीन और रहस्यमय से भरे स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको 2 से 3 दिन और यहाँ बिताने होंगे। मैं स्क्रीन पर एक मैप लगा रहा हूँ, जिसे देखकर आप अपनी यात्रा को और भी अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी प्लानिंग की। दोस्तों, नागद्वारी की यात्रा आपको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। पहले दिन आप ये पवित्र यात्रा करें और फिर वापस पचमढ़ी आकर यहाँ की लोकल साइट सीइंग का मजा उठाएं। मैं स्क्रीन पर बेस्ट जगह का लिस्ट डाल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि नागद्वारी का ये मेला कब लगता है पचमढ़ी में। ये मेला हर साल जुलाई और अगस्त के बीच लगता है और पूरे 10 दिन तक चलता है, तो यही बेस्ट टाइम होता है यात्रा करने के लिए। और अगर आप बजट के बारे में सोच रहे हो तो आप बस 1000 रुपए में ये कंप्लीट यात्रा कर सकते हो, क्योंकि ये सफर पैसे का नहीं, श्रद्धा और भक्ति का होता है। मेरी नागद्वारी की यात्रा बहुत ही मंगलमय रही। दिल से कामना करता हूँ कि आप भी यहाँ जरूर आएं और महादेव के दर्शन करें और इस पवित्र अनुभव को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना जो नागद्वारी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और भक्ति से भरी यात्रा में। जब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।